हम सीखते कैसे हैं? हमारी लर्निंग का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे बच्चों को बेहतर तरीके से सिखाया जा सकता है? तो इन क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए, काफी सारी रिसर्च की। किसी ने ह्यूमन पर अपना एक्सपेरिमेंट किया तो किसी ने एनिमल पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, प्रयोग के द्वारा उन्होंने पता लगाया कि लर्निंग कैसे होती है, लर्निंग का बेहतर तरीका कौन सा है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने थॉर्नडाइक की बात की कि उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया, कैट पर किया, और अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने पता लगाया कि लर्निंग कैसे होती है और लर्निंग का बेहतर तरीका कौन सा है। और आज के इस वीडियो में हम किसके एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे? पैवलॉव के एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, उनकी थ्योरी की बात करेंगे। उनकी थ्योरी का नाम क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसको हिंदी में कहेंगे शास्त्रीय अनुबंधन। और अपनी इस थ्योरी में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, किस पर किया? एक डॉगी पर किया। और इस बात का पता लगाया कि लर्निंग कैसे होती है, लर्निंग का बेहतर तरीका कौन सा है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की। बात करेंगे कि थ्योरी क्या है, इसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, और लास्ट में हम जानेंगे कि इस थ्योरी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस कौन कौन सी हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपको ये थ्योरी समझ में आई कि नहीं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम पैवलोव की बात करें तो पैवलोव कौन थे? पैवलोव वॉज अ रशियन फिजियोलॉजिस्ट। की पैवलोव एक रूसी शारीरिक वैज्ञानिक थे। ही बिगेन टू स्पेसिफिकली स्टडी द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, कि उन्होंने पाचन के शरीर विज्ञान का विशेष रूप से अध्ययन करना शुरू किया। और इस क्षेत्र में उनको 1904 1904 में दुनिया का सबसे बड़ा जो प्राइज हम जिसको कहते हैं नोबेल प्राइज से उनको सम्मानित किया गया। अब हम बात करते हैं इनके एक्सपेरिमेंट की। इन्होंने डॉग पर जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, कैसे किया, हम उसकी बात करेंगे। तो पैवलोव कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन अ डॉग, कि पैवलोव ने अपना प्रयोग एक कुत्ते पर किया। क्यों किया? ये पता लगाने के लिए कि लर्निंग कैसे होती है, हम सीखते कैसे हैं। तो उन्होंने क्या किया? पैवलोव ने कुत्ते को भूखा रखकर उसे एक मेज पर बांध दिया, जैसा कि आपको इस इमेज में देखने को मिल रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया? कुत्ते की जो लाल ग्रंथियों को एक पाइप के सहारे एक टेस्ट ट्यूब से जोड़ दिया गया, इस बात का पता लगाने के लिए, ठीक है, कि लर्निंग कैसे होती है। तो उन्होंने क्या किया? कुत्ते को एक मेज पर बांध दिया और उसके बाद कुत्ते के मुंह से जो लार निकलती थी, ठीक है, तो उसको एक टेस्ट ट्यूब से जोड़ दिया ताकि ये पता लगाया जा सके कि फूड को देखने के बाद, ठीक है, कि कुत्ते के मुंह से जो लार आती है उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी मात्रा क्या है, कब कम हो रही है, कब ज्यादा हो रही है। तो इस टेस्ट ट्यूब में लार की मात्रा को एकत्र करके मापे जाने की व्यवस्था थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया? प्रयोग के आरंभ में भोजन देने से पहले एक घंटी बजाई जाती थी। कुत्ते को जब भी उसके सामने फूड लाया जाता था तो फूड लाने से पहले एक घंटी बजाई जाती थी, और घंटी बजते ही डॉग के सामने फूड आ जाता था। तो इट वॉज नेचुरल फॉर द डॉग टू सेलिब्रेट आफ्टर सीइंग द फूड, कि भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना स्वाभाविक था, इसमें कुछ नया तो नहीं है। तो द क्वांटिटी ऑफ दिस सैलिवा वाज कलेक्टेड एंड मेजर्ड थ्रू अ टेस्ट ट्यूब, की इस लार की मात्रा को जब डॉगी भोजन को देखता था और भोजन के देखने के बाद उसकी जो मुंह से लार निकलती थी उसकी मात्रा को टेस्ट ट्यूब के द्वारा मतलब सारे एकत्र किया जाता था और उसको मापा जाता था, उसको मेजर किया जाता था। और इस तरह से ये जो एक्सपेरिमेंट है कई बार दोहराया गया, इसको रिपीट किया गया। और लास्ट फेज की बात करें तो लास्ट फेज में क्या किया गया कि सिर्फ घंटी बजाई गई, और लेकिन घंटी बजने के बाद डॉगी के सामने फूड नहीं लाया गया, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक चीज दिखने को क्या मिला कि इस अवस्था में भी कुत्ते के मुंह से लार निकली जिसकी मात्रा का माप लिया गया। तो इस प्रयोग में कुत्ते ने ये सीख लिया कि जब घंटी बजती है तभी खाना मिलता है। तो कुत्ते ने क्या सीखा? उसकी कंडीशनिंग क्या हुई कि जब घंटी बजती है तब खाना मिलता है। तो स्टार्टिंग में फूड को देखकर कुत्ते के मुंह से लार आती थी लेकिन धीरे धीरे जब एक्सपेरिमेंट दोहराया जाने लगा तो लास्ट में क्या देखा गया कि
खाने को देखकर नहीं, अब सिर्फ घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगती है। तो कुत्ते ने क्या सीखा? कुत्ते ने ये सीखा कि जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। तो घंटी बजते ही डॉगी की बात करें तो उसके मन में लड्डू फूटने लगता था कि चलो अब तो फूड आने ही वाला है। तो घंटी की आवाज सुनकर डॉगी खुश हो जाता था और उसके मुंह से लार आने लगती थी। इसी तरीके से जब हम स्कूल्स में बात करते हैं तो जैसे ही अलग अलग पीरियड जो होते थे, ठीक है, कोई पीरियड आपको बहुत ज्यादा बोरिंग लगता होगा और जैसी ही घंटी बजती थी पीरियड खत्म होने की, आप सब भी खुशी से बिल्कुल झूम जाते थे। तो बेल बजने से पहले परेशान होने होने लगते थे और जैसी ही बेल बजती थी आप खुश हो जाते थे। लंच की बेल बजती थी तो और ज्यादा खुश हो जाते थे, और जब छुट्टी की बेल बजती थी तो और ज्यादा खुश हो जाते थे। तो इस तरह से आपने भी सीख लिया था कि जैसे ही फर्स्ट बेल बजेगी तो ये पीरियड होगा, सेकंड तो ये, थर्ड तो ये, फोर्थ बज गई तो लंच हो गया, और अगर एट बेल बजी या नाइन्थ बजी तो मतलब आपकी छुट्टी हो गई। तो ये जो कंडीशनिंग है इन्होंने तो डॉगी पे किया, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी जो लाइफ में ना ये बचपन से ये कंडीशनिंग हमारी की जाती है, चाहे हम स्कूल्स की बात करें, चाहे हम घर की बात करें, कि गलत काम करेंगे तो पिटाई पड़ेगी, डांट पड़ेगी, अच्छा काम करेंगे तो रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो इस प्रयोग में कुत्ते ने सीखा कि जब घंटी बजती है तब खाना मिलता है। तो सीखने के इस प्रभाव के कारण घंटी बजने पर उसके मुंह से लार निकलनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रयोग द्वारा ये देखा गया कि भोजन सामग्री जैसे प्राकृतिक उद्दीपन, नेचुरल स्टिमुली के अभाव में भी घंटी बजने जैसे कृत्रिम स्टिमुली या आप आर्टिफिशियल स्टिमुली आप कह सकते हैं कि प्रभाव स्वरूप कुत्ते ने लार टपकाने जैसी स्वाभाविक अनुक्रिया व्यक्त की। तो पैवलोव कॉल दिस टाइप ऑफ लर्निंग एज लर्निंग बाय कंडीशनिंग, की पैवलोव ने इस तरह के जो सीखने को अनुबंधन द्वारा सीखना कहा। और इसलिए उनकी थ्योरी को क्या कहा गया? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहा गया। तो इस थ्योरी के बारे में यहाँ तक तो आपको पता चल गया होगा ना कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, किस तरह से किया, और डॉगी की कंडीशनिंग कैसे हुई, और इस डॉगी की कंडीशनिंग के द्वारा आपने आपकी स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, घर में किस तरह से कंडीशनिंग की जाती थी, आपको धीरे धीरे ये भी पता चल गया। अक्सर जब छोटे थे तो घर वाले कहते थे ना कि अगर घर के बाहर बिना पूछे जाओगे तो फिर आपको बूढ़े बाबा ये पकड़ के ले जाएंगे, उठा के ले जाएंगे। इस तरह से भी कंडीशनिंग की जाती होगी आप सबकी। तो यहाँ पर जब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो द नेचुरल स्टिमुलस शुड बी प्रेजेंटेड आफ्टर द आर्टिफिशियल स्टिमुलस। कि आर्टिफिशियल स्टिमुलस क्या हो गया? बैल बजाई जाती थी, और इसके बाद जो नेचुरल स्टिमुलस जो हो गया क्या था? भोजन बच्चों के सामने लाया जाता था। ठीक है। तो सबसे पहले सीखने की यही चीजें हैं कि आर्टिफिशियल स्टिमुलस पहले लाया जाए, और इसके बाद जो नेचुरल स्टिमुली है उसको बाद में प्रस्तुत किया जाए। और अगर हम दोनों की बात करें तो जो नेचुरल स्टिमुली है, ठीक है, जो प्राकृतिक उद्दीपन है वो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तो बच्चा लर्निंग के लिए मोटिवेट होगा, सीखने के लिए। जैसे डॉगी के सामने जो नेचुरल स्टिमुली पहले हमने देखा, ठीक है, वो बाद में लाया जाता था, पहले आर्टिफिशियल। लेकिन स्ट्रांग क्या था? क्या था? डॉगी को क्या चाहिए था? फूड चाहिए था। ठीक है। तो देयर शुड बी अ रिलेशन बिटवीन नेचुरल स्टिमुली एंड आर्टिफिशियल स्टिमुली, की प्राकृतिक उद्दीपन और कृत्रिम उद्दीपन में संबंध होना चाहिए। ठीक है। क्या संबंध था? जैसे ही सबसे पहले आर्टिफिशियल स्टिमुली बैल बजती थी तभी खाना आता था, तो एक रिलेशन था, एक होगा तभी दूसरा होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लर्निंग भी जो होती है इफेक्टिव होती है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि स्कूल्स में अगर हम बात करें तो बच्चों की कंडीशनिंग की जा सकती है। मैथ्स में भी जो क्वेश्चन करते थे तो उनको ये बताया जाता कि तुम फॉर्मूला यूज करोगे तभी तुम उसका आंसर कर पाओगे। ठीक है। तो इस तरह से जब हम कंडीशनिंग की बात करते हैं तो कंडीशनिंग के द्वारा क्या होता है, बच्चों को अच्छे से सिखाया जा सकता है, उनको समझाया जा सकता है, जो लर्निंग है वो इफेक्टिव हो सकती है। अब अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो यह सिद्धांत अनुबंधन और पुनर्भरण पर बल देता है कि दिस थ्योरी एम्फेसाइजेस कंडीशनिंग एंड रेनफोर्समेंट, की अनुबंधन और रेनफोर्समेंट की बच्चों को सिखाया जाए तो कंडीशनिंग के थ्रू सिखाया जाए, लेकिन साथ ही साथ उनका पुनर्बनल रेनफोर्समेंट उनको देना चाहिए। रेनफोर्समेंट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ लर्निंग, की पुनर्बनन से सीखने की गति क्या होती है? बढ़ती है। बार बार जब रिवॉर्ड मिलता है बच्चों को, ठीक है, जैसे डॉगी को बार बार जब फूड मिल रहा था तो धीरे धीरे उसको उसकी कंडीशनिंग होती गई।
ठीक है। स्टार्टिंग में फूड देखकर उसके लार आता था, धीरे धीरे बार बार जब फूड मिलता गया, बेल बजती गई, फूड आते गया, तो धीरे धीरे एक टाइम में डॉगी ने सीखा कि बेल बजेगी तभी फूड आएगा। तो कंडीशनिंग मेक्स लर्निंग परमानेंट, तो अनुबंधन से सीखना स्थायी हो सकता है। और स्कूल्स में भी देखते हैं, घर में भी देखते हैं कि इसी के द्वारा, कंडीशनिंग के द्वारा बच्चों की जो बुरी आदतें हैं ना उसको खत्म कर कर बच्चों में अच्छी आदतें डाली जा सकती हैं। नो चाइल्ड और अडल्ट कैन escape कंडीशनिंग, कि कोई भी बच्चा या वयस्क अनुबंधन से बच नहीं पाता। तो जैसे मैंने बताया, घर की बात करें, माँ पिताजी थे वो भी ऐसे डराते थे, ठीक है, कि अगर तुम ये काम अगर करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, बाहर जाओगे बिना पूछे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। स्कूल्स में भी सेम वही होता था, जैसे मैंने आपको बताया कि जब फर्स्ट बेल बजेगी तो ये पीरियड होगा, सेकंड होगा तो ये होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा तो आपको लंच के लिए जाना है, जब तक नहीं बजेगा आप नहीं जा सकते, नाइन्थ बेल बजेगी तब आपकी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पर भी पूरी इस तरह से कंडीशनिंग होती है। और सेकंड चीज हम देखते हैं कि अंधविश्वास अनुबंधन के कारण भी हो सकता है। तो कई बार बचपन से ही हम देखते हैं ना कि जिस तरह का घर का माहौल, सोसाइटी का माहौल, तो जो अंधविश्वास जो होते हैं वो कंडीशनिंग का तो एक परिणाम है। तो इसके माध्यम से अच्छी भी आदतें डाली जा सकती हैं, बुरी आदतें भी डाली जा सकती हैं। और एक चीज और है कि जो हमारी आदतें हैं, अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है, बुरी आदतों को खत्म किया जा सकता है। एक सकारात्मक एटीट्यूड भी है बच्चों में डेवलप किया जा सकता है। लिमिटेशंस की बात करें तो देखिए, लिमिटेशंस क्या है, जानवरों पे एक्सपेरिमेंट किया गया, अप्लाई ह्यूमन पे किया गया, जो हम देखें जस्टिफाई किसी तरह से नहीं करता। तो ये मनुष्य के चिंतन एवं तर्कपूर्ण सीखने की प्रक्रिया की व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो भाई जानवरों पे किया गया, अप्लाई तो ह्यूमन पे किया गया, तो कैसे करेगा, ठीक है। और लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग रिस्पॉन्स इज नॉट परमानेंट, कि अनुबंधन अनुक्रिया द्वारा सीखना स्थायी नहीं होता, ठीक है। मान लो स्टार्टिंग में तो था कि भाई बेल बजेगी और डॉगी के सामने फूड आ जाएगा, लेकिन एक टाइम बाद क्या होगा कि बेल बजी फूड नहीं आया, और यही बार बार रिपीट करते तो बाद में कुत्ते को पता चल जाता कि नहीं, अब बेल बजने पे फूड नहीं आता। तो मतलब इस तरह की जो कंडीशनिंग की हम बात करते हैं, तो इससे जो लर्निंग है वो स्थायी हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो लर्निंग स्थायी नहीं होती। और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें तो ये सिद्धांत सीखने में अनुबंधन और पुनर्बन पर बल देता है, कि कंडीशनिंग और रेनफोर्समेंट से सीखा जा सकता है। इससे टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो इफेक्टिव होती है, प्रभावशाली होती है, बच्चों की जो बुरी आदतें खत्म होकर अच्छी आदतें बच्चों में डाली जा सकती है, और बच्चों का सामाजिकरण सरलता से किया जा सकता है। बचपन भी यही कहते थे ना कि भाई सामाजिक बनो, समाज में रहो, समाज के साथ मिलकर चलो, तभी आपका फायदा होगा। तो थ्रू दिस चिल्ड्रन कैन बी सोशलाइज इजिली, किसके द्वारा बच्चों का समाजीकरण सरलता से किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की बात की कि क्या थी, पैवलोव का एक्सपेरिमेंट क्या था, इसके प्रिंसिपल क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।